students, today from long time we are giving you new videos from the next chapter energy, source of energy। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब आपका थर्ड चैप्टर फिजिक्स का, जिसमें आप एनर्जी के सोर्सेस के बारे में पूरा पढ़ेंगे और उसका यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं कुछ पार्ट ले रहा हूँ सोर्स ऑफ एनर्जी में। पहले बता रहे हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है और फिर उसका एक अच्छे एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एनर्जी में कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम डिफाइन कर रहे हैं, अभी आज डेफिनेशन बताएंगे। और उसके बाद कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा सा भाग फॉसिल फ्यूल्स का और अब नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सब चीजों का नोट्स जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा आप नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइएगा, जिससे कि आपका ये चैप्टर भी आसानी से धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इसको समझिए और जो भी समझ में नहीं आए कोई भी पॉइंट आप मुझे कॉल कीजिएगा, जरूर कॉल करके पूछिएगा। ओके, नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। Source of energy. You know about the source of energy very well. What is the energy? Energy, you know, already studied in the previous classes about so many things about the energies. पहले की क्लासेस में आप लोगों ने एनर्जी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी है। सिंपल सा डेफिनेशन है, आप पढ़े हैं कैपेसिटी टू डू वर्क। यू नो वेरी वेल, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। और ये भी पढ़ा है आपने कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यह जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है और उसको चेंज करके हम अपना डिफरेंट पर्पस पूरा करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है आपका, जैसे दिया हुआ है, इन ए रूम हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी। कैसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में? हीटर में आप यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं ऑलरेडी, उसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। टरबाइन है, कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्टीम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टरबाइन जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी बहुत सारी चीजें, एनर्जी के बहुत सारे प्रकार आपने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर सिंपल सी बात से स्टार्ट कर रहे हैं कि एनर्जी जो होती है वो बहुत ही हमारे लिए आज की दुनिया में कोई भी कंट्री, उसमें एनर्जी के साधन जितने ज्यादा हैं वो उतना ही आपका पावरफुल कंट्री है। ध्यान रखिए, जो अरब कंट्रीज है या अमेरिका है या रशिया है या जापान है, इनके पास फुल कैपेसिटी में आपके पास जो है, इन लोगों के पास जो है एनर्जी है, इसलिए ये रिच कंट्रीज है। हम खरीदते हैं, हमारे पास जो है अपने यूज के 2% भी, जितना हमारी जरूरत है उसका 2% एनर्जी भी हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं की जाती है। इसलिए हमको एनर्जी के सोर्सेज पेट्रोलियम के रूप में और दूसरे रूप में हम खरीदते हैं। तो एनर्जी जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है आज की दुनिया में। एक वर्ड आएगा आपका कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे आप कहते हैं
कि देखा होगा आपने, कभी कभी आप गर्म पानी में अगर उंगली डालेंगे तो आपकी उंगली जो है जलेगी, लेकिन अगर कभी रोटी, अगर आप जो फूली हुई रोटी है और उसके भाप से अगर हाथ पर लग जाता है तो कितना तेज, दोनों में जलन किस में ज्यादा होती है, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, भाप में ज्यादा होती है। तो यह ड्यू टू द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, यह किसके कारण होती है, ड्यू टू द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जो भी आप यूज कर रहे हैं is defined as the amount of heat energy released in joule or kilojoule by the complete burning of 1 किलोग्राम फ्यूल। ये ध्यान रखिएगा, 1 किलोग्राम जो भी आपने फ्यूल लिया हुआ है, जैसे आपका एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज हैं, वुड है, काऊ डंक है, पेट्रोलियम है, डीजल है, गैस है, ये सारे चीजें आपके सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो उसका अगर 1 ग्राम लेकर के और उसका कंप्लीट बर्निंग करें और वो जितनी हीट एनर्जी रिलीज करता है वही आपको क्या कहलाता है, कैलोरीफिक वैल्यू। इसका यूनिट भी है, देखिए यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू हम मेजर करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस एज अ जूल पर ग्राम। इसको इस तरीके से हम लिखते हैं, जूल पर ग्राम, हाँ, जूल पर ग्राम या जूल पर ग्राम, इस तरीके से भी लिखा जाता है। और दूसरे तरीके से कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसेस फ्यूल एक्सप्रेस्ड इन द किलो कैलोरी पर मीटर माइनस पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, ये पर होगा तो मीटर क्यूब, ये माइनस लगा हुआ है, पर मीटर क्यूब, ठीक है, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन मैंने आपको अलग से दिया हुआ है कि कैलोरीफिक वैल्यू से ही आप जो है उसकी कैपेसिटी, हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी की फॉर्म कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो डिफाइन होता है। तो यहाँ पर हम एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे सोर्सेज आपके बुक में यहीं से स्टार्ट किया है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो वो सोर्सेज कौन कितना परफेक्ट है उसको हम किससे दिखाते हैं, इस कैलोरीफिक वैल्यू से दिखाते हैं। और सभी जितने भी आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करिएगा। दूसरी बात यहाँ पर जो समझना है वो है आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ फ्यूल। गुड सोर्स ऑफ फ्यूल की क्या जरूरत है हमें, कि हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी के, सोर्स ऑफ फ्यूल के, तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा है। बेस्ट से मतलब है, कई बातें हमारे दिमाग में आती हैं कि वो हमारे लिए जो है, जैसे हमने कुछ पॉइंट यहाँ दिया हुआ है जो आपकी बुक से शॉर्ट में करके दिया है, मैं कुछ बातें अलग से बताऊंगा, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो क्या उसको गुड फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए हमारे लिए, पहली बात यह है कि इट शुड हैव ए हाई एनर्जी आउटपुट पर यूनिट मास ऑफ द वॉल्यूम। उसके पास हाई एनर्जी हमको आउटपुट मिलना चाहिए, हीट जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। अब हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, चाहे वो कितना ही एनर्जी हमको देता है, तो वैसी चीजों से हमको क्या फायदा है। तो सबसे दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। क्लियर। थर्ड बात है कि इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, यह आसानी से स्टोर किया जा सके और एक जगह से दूसरी जगह लाई जा सके, है ना, लेके लाया जा सके, वहां से हम लेके आए, ठीक है। और इट शुड बी इकोनॉमिकल, ये तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे लिए सस्ता भी होना चाहिए, चीप होना चाहिए, है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप में दिया हुआ है। इसके अलावा हम ये समझ सकते हैं कि यह जो है, और आप लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि यह जो है
इजीली स्टोर्ड के साथ में इजीली ट्रांसपोर्टेड भी होना चाहिए और ऑक्युपाई लेस स्पेस फॉर द स्टोरेज। लेस स्पेस, कम जगह ले, ऐसा नहीं है कि कोयले जैसा हमको रखने की जगह ही नहीं रहती है। सप्लाई यूजफुल एनर्जी टू कैलोरीफाइड मैनर। कैलोरीफाइड मैनर मीन्स इट हैव द मोर कैलोरीफिक वैल्यू, और हम उसको कंट्रोल्ड मैनर में भी हम इसको यूज कर सके। इट बी चीप, जो मुख्य बात है, एंड काजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। आज के दृष्टिकोण को देखते हुए आप इसमें एक बात और ऐड कर लीजिएगा कि इट हैव मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो तो वह गुड सोर्स होगा फ्यूल का हमारे लिए। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण बात है ये मैंने आपको बताई, और इनसे संबंधित आप भी अपनी चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अगली बात जो हम देखना चाहते हैं कि टाइप ऑफ एनर्जी। अब आपकी बुक में जो स्टार्ट कर रहा है बहुत सारे एनर्जीज के सोर्सेज दिए हुए, टाइप ऑफ एनर्जी दिया हुआ है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ ये समझना है कि मेनली दो है। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ द एनर्जी। यहाँ पर दो मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, एक तो आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब इसका हम अगर हिंदी मीनिंग समझे कि यह चीज हमारे लिए यूजफुल तो है, लेकिन हम अगर इसको यूज करते रहे इसी तरीके से तो ये लॉन्ग टाइम नहीं चलने वाला है, यह धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। इस तरीके की जितने भी आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनको हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे हैं, वो अभी हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे उसको, क्योंकि वही आपके कोर्स में है। दूसरा टाइप जो है दैट इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। का मतलब क्या है कि इसको हम जितना यूज करेंगे वो नेचर में, जब तक नेचर है तब तक खत्म होने वाला नहीं है। अब जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो कि आपका कोयला है, पेट्रोल है, फॉसिल फ्यूल्स है, डीजल है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीजें, सारे फ्यूल्स जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या आएगा आपका, स्टार्ट करिए पहले हवा से, कि जब तक नेचर है हवा रहेगी उसको हम यूज करें, जब तक नेचर है सन रहेगा तो सन एनर्जी का यूज करेंगे, विंड एनर्जी, सन एनर्जी, इस तरीके की जो एनर्जीज है उसको हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर वुड, फ्लोइंग वाटर, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, आप में ये आपका पार्ट है। तो सबसे पहले, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में दे आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ओशियन एनर्जी। इसमें भी ये जो महत्वपूर्ण पार्ट है दैट इज द टाइडल एनर्जी है, वेव एनर्जी है, ओशियन OTE कहलाता है, ओशियन थर्मल एनर्जी है, और साथ में ये जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी एनर्जीज जो है जितना यूज कीजिए उतना आपको ये यूज होता रहेगा और ये खत्म होने वाली चीजें नहीं है। सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी आज रिन्यूएबल लाइक द सन, विंड, फ्लोइंग वाटर, ओशियन, बायोमास, etc। कुछ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है रिन्यूएबल है, जैसे सन एनर्जी है हम यूज करते रहे, विंड एनर्जी, मतलब इस तरीके की, और वाटर भी है, वाटर एनर्जी का भी यूज करें हम, तो ये सब खत्म होने वाली चीजें नहीं है। आप जितना यूज करेंगे ये जो है आपका आता रहेगा। सम सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल लाइक द कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये चीजें एक तो आसानी से बनती नहीं है, और बनेंगी तो जितना है उतना खर्च हो जाएगा, यूज अप हो जाएगा, फिर आपको मिलना नहीं है। क्योंकि अब इनके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि
कोल भी बड़े मुश्किल से बनता है मिलियन ईयर्स अगो, और पेट्रोलियम भी और नेचुरल गैस भी प्रोसेस है। मिलियन ईयर्स पहले जो प्रोसेस हुआ था उसके वजह से ये तैयार है, आज तो हम उसका यूज कर रहे हैं। और फिर बनने में भी मिलियन ईयर्स लगेगा, प्रोसेस होना चाहिए। तो इसको, ये सारी चीजें जो है हमको समझना है इस बुक में, इस पार्ट में आपका। और अच्छे से समझिएगा, हर चीज का आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए और साथ में डेफिनेशन के साथ क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए, उसका एग्जाम्पल। चलिए वन बाय वन हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहला है आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और उस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे फर्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है फॉसिल फ्यूल्स। तो पहले फॉसिल फ्यूल्स तैयार कैसे होता है ये ध्यान दीजिए, ये मैंने नोट किया हुआ है, जरा आप नोट करेंगे इसका अच्छे तरीके से कि फॉसिल फ्यूल्स आर फ्यूल्स फॉर्म इनसाइड द अर्थ from the remain of plants and animal after million of years। जो मिलियन ऑफ ईयर्स जो है, जो पेड़ पौधे थे, जानवर थे, वो नीचे जमीन में दब गए और उसके बाद ये चीजें तैयार हुई आज हमारे लिए। द फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल्स में क्या आता है? पहला है आपका कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सो दे शुड बी कंजर्व्ड एंड यूज्ड जुडिशियली। जुडिशियली का मतलब क्या है कि हम फालतू इसको हम खर्च नहीं कर सकते हैं। अगर फालतू खर्च करते हैं तो अभी तो हमारे पास है, हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आने वाला समय जो होगा उसमें हम ये चीजें नहीं मिलेंगी। अगर हम ही यूज कर लेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी में ये सारी चीजें आपको यूज नहीं करने को मिलेगी ही नहीं। अभी हम कॉस्टली ज्यादा कीमत पर इसको हम खरीद भी ले रहे हैं, जब मिलेगा ही नहीं तो हम खरीदेंगे कहाँ से? वहां भी खत्म हो जाएगा, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। सारे दुनिया की लड़ाई इसी पर है, ध्यान रखिएगा। चाहे इराक, ईरान, अमेरिका, ये सारी चीजें, सारे देश इसी को, ये चीजें उनके पास है, इसीलिए वो एक दूसरे से हथियाने के लिए, लेने के लिए आपस में लड़ाई करते हैं। तो ये चीजें बहुत ही लिमिट मात्रा में है, खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा फिर। अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पर डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स का मेन डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये चीजें जैसे ये नेचर में मिल रही हैं और बहुत ही उसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, कार्बन ज्यादा होता है, जिसके वजह से बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स रिलीज गैस एंड हार्मफुल पार्टिकल्स व्हिच कॉजेज एयर पॉल्यूशन। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि इन चीजों को हम यूज भी करते हैं और ये सारी चीजें जो है दूसरे चीजों से रिएक्ट करके हार्मफुल पॉल्यूशंस भी पैदा करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें हम यहाँ बता रहे हैं कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ पर एक वर्ड आएगा, आपकी बुक में दिया हुआ है एसिड रेन। एसिड रेन क्या है? कोई दूसरी चीज नहीं है, कार्बन जो है, कार्बन सल्फर के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, विच काजेज एसिड रेन, और यही जो है आपका एसिड रेन कहलाता है, और विच इज हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एसिड की बात कर रहा है वो, ध्यान रखिएगा। एसिड रेन, एसिड अगर एक बूंद अगर चमड़ी पे गिर जाती है तो वहां चमड़ी जल जाती है। और ये तो रेन की बात हो रही है, पूरे एटमॉस्फेयर में अगर रेन हो रहा है, रेन पानी जैसे आजकल गिर रहा है और वो एसिड के फॉर्म में हो, तो जो चीजें हैं आपकी लिविंग जो भी है, चाहे पेड़ पौधे, लिविंग एंड नॉन लिविंग, यहाँ ये भी ध्यान दीजिए, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आपने देखा होगा टॉयलेट क्लीनर के रूप में हम एसिड का प्रयोग करते हैं। टॉयलेट धीरे धीरे जो उसका अगर टाइल से या सीमेंटेड है
तो वो रफ होता जाता है, रफ होते होते गलता जाता है। तो सोचिए ये तो एसिड बहुत ही डाइल्यूट होता है, बहुत उसमें पानी मिला रहता है, तब जाकर के वो धीरे धीरे जो है गलाता जाता है। तो अगर ओरिजिनल एसिड गिर रहा है रेन के रूप में एटमॉस्फेयर में, तो आपके मकान को, पेड़ पौधों को, मिट्टी को, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, उसमें जो हमारे लिए लिविंग बैक्टीरिया है, यूजफुल बैक्टीरिया, उन सबको मार डालेगा। तो हार्मफुल एसिड रेन जनरेट होता है, affect the soil, water, causes the damage of building, corrosion of metal, कोई भी चीज बच नहीं पाएगी उसके द्वारा। ये ध्यान रखिए, यहाँ नोट कीजिएगा कि एसिड रेन मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सल्फर से क्रिया करके ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है वो क्या सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। इसी तरीके से सल्फर के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाती है, ध्यान रखिएगा। क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है क्लोरीन के साथ क्रिया करके। तो दीज आर द फॉर्म ऑफ द एसिड रेन एंड दैट विल बी वेरी हार्मफुल, एंड हार्मफुल फॉर नॉट ओनली द लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक योर बिल्डिंग, corrosion your metals, these are damaged means मिट्टी भी खराब हो जाएगी, पत्थर हमारे मकान भी खराब हो जाएंगे, और ये इस तरीके की पौधे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होंगे। तो ये मेन डिसएडवांटेज है आपका फॉसिल फ्यूल्स का। अगला पॉजिटिव डिसएडवांटेज है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ए large amount of carbon dioxide gas which increase the temperature of the atmosphere and causes global warming जिसको आप ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रहे हैं, आजकल बहुत नाम आता है ग्लोबल वार्मिंग। गर्मी सर्दी, आपने देखा कि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता था उससे बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है। बरसात में भी टेम्परेचर हाई रह रहा है। आपने सुना होगा, अगर पेपर पढ़ते हैं तो पहाड़ों पे जो बर्फ जमी रहती है उसके वजह से, पिघलने की वजह से सी लेवल आपका बढ़ रहा है। जो सी शोर के स्टेट्स हैं, जिले हैं, वो जो रहने की जगह जैसे बॉम्बे है, कलकत्ता है, इसका जीवन जो है बहुत ही प्रभावित होगा। आने वाले समय में लेवल ऊपर हो रहा है जिसके वजह से वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या है, बर्निंग के वजह से, फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग के वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ये आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स है। उसके बाद कोल एक आपका बहुत और महत्वपूर्ण डैमेज करने वाला चीज है। कोल इज आल्सो ए फॉसिल फ्यूल्स एंड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। यह भी हमारा सोर्स ऑफ, यही ज्यादा इंडिया में तो यही सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो इसका यूज भी किया जा रहा है। इट इज ए ब्लैक मटेरियल विच इज मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड ऑफ द कार्बन कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये चीजें उसमें रहती है। और ये चीजें हमने देखा कि ऑलरेडी ये हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि इनके रिलीज के, कोल के बर्निंग के वजह से ये चीजें रिलीज होंगी और हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक करेंगी। तो थोड़ी सी बात देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। कि मिलियंस ऑफ ईयर, जैसे मैंने कहा आपसे कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो लार्ज पोर्शन ऑफ कॉन्टिनेंट्स वाज कवर्ड बाय द वाटर लॉक्ड इन्वायरमेंट सच एज स्वैम्प्स। क्या हुआ, उथल पुथल की वजह से जो हमारा एनवायरमेंट है क्या हुआ, कवर्ड वे बाय द वाटर, नीचे दब गया, पानी से दब गया, नीचे चला गया। इन दीज स्वैम्प्स प्लांट्स लाइक द palms grew in plenty. These plants extracted carbon from the carbon dioxide and present in the atmosphere with the help of sunlight to form the carbohydrate. In this process, oxygen was released, which was added into the atmosphere with the passage of time. इन सबों से ऑक्सीजन रिलीज हुई हमारे एटमॉस्फेयर में,
मिल गई। समय बीतने के साथ में thick forest of form trees buried under the crust of the earth, the thickness of the soil and the rocks over those buried trees increase with the passage of time. Thus pressure, ध्यान दीजिए, thus the pressure cover the buried trees increase. वहां पर नीचे दबे हुए पेड़ पौधे जो थे वो वहां पर क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ प्रेशर वाटर एंड गैसेस वेयर ड्राइवन ऑफ, वहां से हट गए, और इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर भी बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा, जिसके वजह से ये चीजें कन्वर्ट टू ब्यूरिड ट्रीज इनटू द कोल इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वहां से हट गई, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, जैसे मैंने प्रोसेस में बताया है कि सनलाइट टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट एंड इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन वाज रिलीज, तो वहां से ऑक्सीजन हट गई और दबने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो ये चीजें, क्या क्या चीजें जो आपका पेड़ पौधे थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में, कोल में, ध्यान लीजिए। तो इसके वजह से ये कोल बना। और यहाँ पर ये चीज अब आपको मुख्य चीज जो है कि यहाँ तक हम पोर्शन आपको बताए हैं कि कोल कैसे बना और कोल का जो यूज है वो आपको मालूम है। कोल इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड एंड हीटिंग वाटर, ठीक है। कोल का क्या यूज करते हैं, कोल इज यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और कोल इज यूज्ड टू ब्लैक स्मिथ द मेल्ट गोल्ड एंड अदर मेटल। देखा होगा आपने, सुनार कोयले का टुकड़ा लेकर के जला करके सोने वगैरह को गला करके अपने मन तड़न शेप में उसको डालते हैं। कोल यूज टू ब्रिक्स किल्स एंड अदर इंडस्ट्रीज में काम आता है, भारी भारी जो इंडस्ट्रीज है। तो इतना हमने आपको बताया कि कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है और इसका यूज क्या है। तो इन पर आप नोट्स बनाइए और यहीं तक आज हम रख रहे हैं। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे हम बताएंगे।